तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पे लायन किंग ने एल्डर फार के हाथों को काट दिया था, लेकिन दूसरे एल्डर ने फार को बचा लिया होता है। अब उसके जाने के बाद लायन किंग उसका पीछा नहीं करता है और वो वहां से बिना उन दो मोइन क्रिस्टल को लिए निकल जाता है, क्योंकि उसका असली मकसद एल्डर फार को मारना था। और जबकि एल्डर फार यहाँ से भाग गई है तो वो उन दोनों क्रिस्टल को वहीं छोड़ देता है। और फिर उसके जाने के बाद इंचैंटमेंट बीस्ट से पूछती है कि आखिर सिंह तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। तो बीस्ट कहता है कि मो हेंडरसन बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसी ने लायन किंग को मेरे पीछे लगाया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसकी एल्डर फार से अपनी पर्सनल दुश्मनी है और उससे उसका एग्जैक्ट लोकेशन भी चाहिए था, इसलिए हमने डील किया था। इसलिए मैंने सिंह को यहाँ ले आया और मैंने डील में एक उसे मोइन क्रिस्टल भी दिया था, ताकि वो फिर से मार्शल हॉल के खिलाफ न जाए और उससे लड़े नहीं। अब इसके बाद इंचैंटमेंट वो दोनों मोइन क्रिस्टल को रख लेती है और एक वो बीस्ट को दे देती है, और वो आइसबर्ग और लू फैंग के बारे में सोचती है कि आखिर वो लोग कैसे होंगे। और अब फिर सीन चेंज कर हमें लू फैंग और फोल्ट एल्डर को दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों अपनी स्पीड पावर को यूज करके फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे फोल्ट एल्डर लू फैंग पे थोड़ा सा भारी पड़ रहे थे, लेकिन लू फैंग उसके सारे अटैक को डॉज कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच फोल्ट एल्डर कई सारे पत्थरों को अपने स्पीड पावर से कंट्रोल करके लू फैंग को उसके बीच में दबा देते हैं। लेकिन लू फैंग अपने नाइफ से उन सारे पत्थरों को तोड़ देता है और इसके बाद वो उन पत्थरों की कैद से आजाद हो जाता है। अब यहाँ पे दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर वो अपने सारे वेपन्स को रेडी कर देते हैं और एक दूसरे पे फिर से अटैक करने लगते हैं। लेकिन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं और यहाँ पे फोल्ट एल्डर वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर लू फैंग भी उसके पीछे लग जाता है। अब लू फैंग इसी के साथ अपने सोरिंग शटर को ब्लेड से फिर से हमला करता है, जिससे कि फोल्ट एल्डर अपने नाइफ से रोक लेता है। लेकिन अभी के दरमियान लू फैंग फोल्ट एल्डर से 4 नाइफ ज्यादा यूज कर पा रहा था, जिसकी मदद से वो उस बैटल में एडवांटेज में था। और यहाँ पे 4 ब्लेड्स अभी फोल्ट एल्डर की और लगातार बढ़ रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पे फोल्ट एल्डर अपने वेपन को अपनी डायरेक्शन में कर लेते हैं और उसमें से लेजर जैसा कुछ निकलता है, जो कि फोल्ट एल्डर की तरफ जाते हुए नाइफ्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो सारे नाइफ्स उन लेजर से टकराकर दूसरी तरफ पत्थरों में जाके लगते हैं। अब यहाँ पर दोनों अपने नाइफ्स को वापस बुला लेते हैं और फिर से उनके दरमियान चेजिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे फोल्ट एल्डर लू फैंग को बड़े आसानी से डोमिनेट कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा था। लेकिन तभी फोल्ट एल्डर मुस्कुराते हुए पानी के अंदर चले जाते हैं, जिसे देखकर लू फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अगले ही पल फोल्ट एल्डर अपने नाइफ के लेजर बीम से लू फैंग पर अटैक कर देते हैं, जिससे कि लू फैंग तो बच जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन एक लेजर लू फैंग को आके लग जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल थी, और इससे लू फैंग थोड़ा सा जख्मी भी हो जाता है। और फिर 3-4 लेजर कैनन एक साथ मिलकर लू फैंग पे अटैक करने लगते हैं। लेकिन लू फैंग बड़ी मुश्किल से उन अटैक्स को अवॉइड कर पा रहा था, क्योंकि वो अटैक्स अंडर वाटर आ रहे थे और उनकी लोकेशन लू फैंग को नहीं पता थी। लेकिन तभी 4 नाइफ्स बाहर निकलते हैं और एक नाइफ लू फैंग की ओर बढ़ता है और उसके साथ वाले 3 नाइफ्स फर्स्ट वाले नाइफ पे अटैक करके उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा ही बढ़ा देते हैं और वो सीधा जाके लू फैंग से टकराता है। अब हालांकि लू फैंग ने ब्लैक गॉड आर्मर सूट को पहना था, लेकिन उसका इम्पैक्ट के कारण लू फैंग इससे बहुत ज्यादा दर्द में होता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। अब लू फैंग उसे साइड में होके डॉज तो कर लेता है, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। अब फिर लू फैंग यही संभला ही होता है, फोल्ट एल्डर उस पर फिर से रॉक से अटैक कर देते हैं और लू फैंग उन रॉक्स को काटता है, लेकिन उसके पीछे एक और नाइफ खड़ा था जो अपने लेजर से लू फैंग की तरफ शूट करता है। लेकिन लू फैंग उसे डॉज कर लेता है और यहाँ पे लू फैंग को जरा भी संभलने का टाइम नहीं मिल रहा था और लू फैंग कहता है कि मुझे कैसे भी करके इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा। और यहाँ पे वो एक बड़े से पत्थर को उठाता है
और उसे ऐसा करते देख फोर्ट एल्डर भी पानी से अपने नाइफ्स को लू फेंग की तरफ अटैक कर देते हैं, लेकिन लू फेंग उस पत्थर को फोर्ट एल्डर पर दे मारता है, जिसके कारण फोर्ट एल्डर को पानी से बाहर निकलना पड़ता और वो उसी के साथ अपने स्पीड वेपन से भी लू फेंग पे अटैक कर दिए होते हैं। अब ऐसा होते देख लू फेंग अपने सोरिंग शटर के ड्रिलिंग शटर में कन्वर्ट कर देता है और लू फेंग कहता है कि अभी यहाँ तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं है, तो चलो मैं देखता हूँ तुम इसे कैसे हैंडल करते हो। अब लू फेंग अपने ड्रिलिंग शटर से फोर्ट एल्डर पे अटैक कर देता है, लेकिन जबकि लू फेंग उसके करीब आ जाता है, फोर्ट एल्डर अपने एक जबरदस्त नी स्किल को यूज करते हैं जिसका नाम आइज ऑफ एबिस होता है और इसके कारण फोर्ट एल्डर की आंखों में ग्लो करने लगता है और इस स्किल के यूज करते ही लू फेंग जब उसकी आंखों में देखते हैं तो वह पैरालाइज हो जाता है और जिसके कारण उसका सोरिंग शटल भी अपने कंट्रोल से छूट जाता है और वो रोटेट करना बंद कर देता है। और यहाँ पे फोर्ट एल्डर स्पिरिचुअल अटैक कर रहे होते हैं जो कि यूजर के डायरेक्ट माइंड पे अटैक करता है। अब यहाँ पे फोर्ट एल्डर कहते हैं कि इस जन्म में तुम कभी भी नंबर 1 स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकते और यहाँ पे फोर्ट एल्डर अपने सारे स्पिरिट वेपन को मिला के एक सर्कुलर डिस्क बना लेते हैं और उससे से लू फेंग पे अटैक कर देते हैं। अब लू फेंग उस आइज ऑफ एबिस से आजाद हो जाता है, लेकिन फोर्ट एल्डर का वेपन उसे डायरेक्ट जाके टकराता है और यहाँ पे लू फेंग उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है और अपने पीछे सोरिंग शटल को भी बुला लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी लू फेंग उस अटैक से बहुत ज़्यादा ही जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड गिरने लगता है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मेरे पास ब्लैक गॉड आर्मर भी थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि ये मेरे वाइटल पॉइंट्स पे ही अटैक कर रहा है। और यहाँ पे वो आइसबर्ग के बारे में सोचता है कि आखिर वो मो हेंडरसन के साथ कैसे डील कर रहा होगा। अब यहाँ पे सीन कट करके हमें आइसबर्ग और मो हेंडरसन के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे मो हेंडरसन आइसबर्ग को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं और यहाँ पे आइसबर्ग की भी हालत बहुत ही खराब होती है। और अब मो हेंडरसन वहाँ से जाने लगते हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके, लेकिन आइसबर्ग उसे जाते देख फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और मो हेंडरसन के सामने आइस के पिलर बना लेता है ताकि वो लू फेंग के पास उसे जाने से रोक सके। लेकिन मो हेंडरसन उन सारे आइस पिलर्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आइसबर्ग उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन मो हेंडरसन उसे धक्का देकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन आइसबर्ग उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते थे क्योंकि अगर मो हेंडरसन भी यहाँ से चला गया तो लू फेंग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में आ जाएगा। लेकिन मो हेंडरसन वहाँ पे सारे पिलर्स पे अटैक करके उन्हें गिराने लगता है और यहाँ पे आइसबर्ग मो हेंडरसन को चेज करने लगता है, लेकिन मो हेंडरसन आइसबर्ग को पकड़ता है और उसके मुंह पे ही पंच मार देता है और उसके आगे निकल जाता है। और अब फिर सीन चेंज करके हमें एल्डर फार को दिखाया जाता है, जिसे कि वो एल्डर यहाँ पे बचा के ले आया होता है और वो एल्डर फार को वाटर ऑफ लाइफ देता है जिसे कि यूज कर वो अपने हाथ को ठीक कर सकते थे। अब यहाँ पे वो उस पूरे वाटर ऑफ लाइफ को गटक जाती है और इस दौरान उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, लेकिन लास्ट में उसका हाथ फिर से रीग्रो हो जाता है। और यहाँ पे वो एल्डर कहता है कि लायन किंग हमारे पीछे नहीं आया है और यहाँ पे एल्डर फार उससे कहती है कि हमें फोर्ट एल्डर के पास जाना होगा और वो उसके पास जाने के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो अकेले अब किसी का सामना नहीं कर पाएंगे। भाई लोग, किसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होती है तो नेक्स्ट पार्ट कुछ ही घंटों में अपलोड कर दिया जाएगा।